सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी और सियासी जमात है जिसने गुज़िश्ता चंद सालों में अपने आप को सियासी तौर पर मनवाया है। 2018 के जनरल इलेक्शन और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में इस जमात ने हिस्सा लिया और मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के साथ इन इलेक्शन में डट कर मुकाबला किया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में खासकर पंजाब में बहुत टफ टाइम दिया। मगर आज हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है। वजीर आजम की जानिब से यह समरी मंजूर कर ली गई है और यह पाबंदी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लगाई गई है, जिसके जरिए किसी भी तंजीम या जमात को कलअदम करार दे दिया जाता है। इस तहरीक, तंजीम या जमात पर पाबंदी आयद होने से कुछ सवालात ऐसे हैं जो हर मुसलमान के जहन में आते हैं, और वो ये कि क्या ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नामूसे रिसालत का दिफा करने की सज़ा मिल रही है? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामूसे रिसालत पर जोड़ तोड़ ना करने की सज़ा पा रही है? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हुकूमत इस वक्त खौफजदा है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? क्या फ्रांस का एक सफ़ीर मुल्क के लाखों शहरियों से ज़्यादा इस वक्त अहमियत का हामिल है और हुकूमत या रियासत की जानिब से किए जाने वाले माजी के मुआहदों पर हुकूमत इस वक्त क्यों अमल दरामद नहीं करवा पाई है और अब अपने ही मुआहदों को खुद ही सबूताश करके फरीक पर चढ़ाई करना चाह रही है? ये और इस जैसे बहुत से सवालात हुकूमत पर उठ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमान इस बात पर ना सिर्फ मुत्तफिक हैं बल्कि उनके ईमान का हिस्सा है कि आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और उनकी नामूस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और यह बात खुद वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भी पूरी दुनिया पर खुलकर वाज़े कर चुके हैं। मगर उन्हीं की हुकूमत में इस जमात पर पाबंदी लगना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब आते हैं उन इक़दाम की तरफ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता चंद रोज़ में उठाए गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क गिर एहतजाज और धरने देकर निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किया। मुल्क के करोड़ों शहरी इन एहतजाज और धरनों के नतीजे में सड़कें ब्लॉक होने के बाइस फंसे रहे, मुताबिक जानों का नुकसान हुआ, लोग एम्बुलेंसेज में अस्पताल नहीं पहुंच सके, अपनी जानों से चले गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अस्पताल नहीं पहुंच सके जिसकी वजह से कोविड के मरीजों की जानों का नुकसान हुआ। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान समेत सिक्योरिटी एहलकार भी इसमें शामिल हैं। 500 सिक्योरिटी एहलकार इस पूरी सूरत हाल में जख्मी हुए, 2 सिक्योरिटी एहलकारों की जान गई और तशद्दुद का निशाना इनको बनाया गया, हालांकि वो भी उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और दीन इस्लाम के मानने वाले थे। तो ऐसी सूरत हाल पैदा करके क्या हुकूमत को मजबूर कर दिया गया कि वो ये इंतहाई कदम उठाए, और फिर हुकूमत ने उठा भी लिया। और अब इस पाबंदी का नतीजा क्या होगा, इसके असरात क्या निकलेंगे? क्या यह हुकूमत की गलती है कि वो अपने शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए ऐसा करने पर मजबूर हो गई है, या फिर कुछ और है? अब इसका क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाले दिनों में ही वाज़ेह हो सकेगा। अवाम गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जिस कर्ब से गुजरी है उसका रिलीफ अवाम को मिलेगा या नहीं, ये तो अपनी जगह एक सवालिया निशान है। मगर आज एक रिलीफ नून लीग को जरूर मिल गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए माह रमज़ान का ये पहला दिन एक बहुत बड़ा रिलीफ लेकर आया। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। 17 अगस्त 2020 को नैब ने एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया, 2 बेटों बेटियों और दीगर अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का 8 अरब रुपए का रेफरेंस दायर किया था। 20 अगस्त 2020 को लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर किया था। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता साल सितंबर में भी लाहौर हाई कोर्ट में ही आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरख्वास्त दी थी, जिसे उस वक्त मुस्तरद कर दिया गया था और नैब ने उन्हें अहाता अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया था। अब नैब के इस रेफरेंस में 20 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन मरकजी मुल्ज़मान में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, उनके बेटे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और उनकी बेटियां राबिया इमरान और जवेरिया अली को नामजद किया गया। इस रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो अपने खानदान के अरकान और बेनामीदार के नाम पर रखे हुए असासों से फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके पास इस तरह के असासों के हुसूल के लिए कोई वसाइल नहीं थे।
शहबाज शरीफ की फैमिली के अफराद और बेनामी दारों को अरबों रुपए की जाली गैर मुल्की तरसीलात उनके जाती बैंक खातों में मिली हैं। इन तरसीलात ज़र के अलावा अरबों रुपए गैर मुल्की तनख्वाहों के पे ऑर्डर के जरिए लौटाए गए जो हमजमान के जाती बैंक खातों में जमा थे। इस रेफरेंस में यह भी बताया गया कि शहबाज शरीफ की फैमिली असासों के हुसूल के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड्स के जराए का जवाब पेश करने में नाकाम रहा है। अब आज केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर नैब फैसल बुखारी ने दलाइल दिए, कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालफत करते हैं और कहा कि विरासत में रमजान शुगर मिल्स शहबाज शरीफ खानदान और चौधरी शुगर मिल्स नवाज शरीफ खानदान को मिली। 1990 से कबल शहबाज शरीफ खानदान के असासे 1 करोड़ 65 लाख रुपए थे। नैब वकील ने अदालत को बताया कि 2018 में शहबाज शरीफ खानदान के असासे 7 अरब 32 करोड़ पर पहुंच गए। नुसरत शहबाज ने टीटी से कंपनी बनाई जिसकी डायरेक्टर वो बनी, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि ये तो आप बेनामीदार का बता रहे हैं, शहबाज शरीफ का बताएं। जिस पर नैब वकील ने कहा कि सलमान शहबाज ने 2003 में अपने 19 लाख के शेयर डिक्लेयर किए, जो भी असासे बने 2005 के बाद बने जब टीटीज आना शुरू हुई। पापड़ वाले के अकाउंट में 14 लाख डॉलर भेजे गए। इसी तरह महबूब अली को 10 लाख डॉलर आए जिसका पासपोर्ट ही नहीं बना। नैब वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के अकाउंट में 10 टीटीज भेजी गईं। शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम ताहिर नकवी इश्तिहारी हैं, उनके अकाउंट में भी लाखों की टीटीज आईं। ताहिर नकवी टीटीज की सारी रकम सलमान शहबाज को देते थे। शहबाज शरीफ के पूरे खानदान ने टीटीज वसूल की। नैब प्रोसिक्यूटर का मजीद बताना था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलजिमान की जमानत हुई है। शहबाज शरीफ तो मरकजी मुलजिम है। अदालत शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त खारिज करे। अदालत ने कहा कि ट्रायल मुकम्मल होने में कम से कम 1 साल लगेगा। अभी तो जज भी मुकर्रर नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये FBI का काम नहीं कि वो जराए आमदन का हिसाब किताब करें। ये ऑडिट और इंक्वायरी FBI के जरिए क्यों नहीं करवाई गई। समाअत के दौरान अदालत का शहबाज शरीफ के वकील से मुकालमा भी हुआ। अदालत ने कहा कि यह बात FBI क्यों नहीं पूछ रही, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि FBI भी शहबाज शरीफ के असासों का ऑडिट कर चुकी है, कुछ नहीं निकला। शहबाज शरीफ के वकील ने मजीद कहा कि नैब ने बदनीयती पर मबनी ये केस बनाया है, जेल में रखने का कोई जवाब नहीं था। ऑपोजिशन लीडर को 7 माह से जेल में रखा हुआ है लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली और रिहाई का हुक्म दे दिया। अब पीपल्स पार्टी ने इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई को इस मौजूदा PDM की सूरत हाल से जोड़ने की कोशिश की है। पार्टी तर्जुमान शाजिया मरी की जानिब से एक तंजिया ट्वीट आया और उन्होंने लिखा कि डील का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगता है, फिर भी खुर्शीद शाह को 2 साल बाद भी जमानत नहीं मिल सकी। बहरहाल हम खुश हैं कि नून लीग को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। पहले मरियम नवाज और उसके बाद हमजा शहबाज और फिर अब शहबाज शरीफ को जमानत मिली है। यह आज की पूरी सूरत हाल है। इसके अलावा चौधरी मंजूर साहब ने भी कुछ ट्वीट्स किए जिसमें एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी को सियासी टारगेट किलर उनकी जानिब से करार दिया गया। तो अब ये सूरत हाल जो सियासी है इतनी तल्ख क्यों होती जा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्या ये खलीज बढ़ती जा रही है, PDM का मुस्तकबिल क्या है, इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आजिज़ साहब, अब ये सूरत हाल इतनी क्यों ख़राब होती जा रही है? ये चौधरी मंजूर साहब किस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, शाजिया मरी साहिबा नून लीग पर तंज कर रही हैं, जो जमानत है शहबाज शरीफ साहब की वो तो अदालत से मिली है, इसमें क्या सबूत हैं आप लोग के पास कि कहीं कोई डील हो रही है जो इस तरह की बातें की जा रही हैं? सवाल है आपका आजी साहब, आपको आवाज आ रही है? आजी साहब आवाज आ रही है आपको? जी 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 आजी साहब, शाजिया मरी साहिबा ये तंज कर रही हैं कि जी हमें 2 साल से उनको खुर्शीद शाह साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा, वो 2 साल से नैब की कस्टडी में, और शहबाज शरीफ साहब को ये मिल चुकी है जमानत। तो ये डील का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोग नून लीग पर, कोई सबूत है आपके पास? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, ये सवाल है एक जो लोग कर रहे हैं। अदालती फैसलों का हम एहतराम करते हैं हमारी सर आंखों पे, और हम शुरू से ही अदालती फैसलों का एहतराम करते आए हैं, और इस मुल्क में हकीकी जो जमहूरी निज़ाम है उसके लिए हमारी कुर्बानियां भी हैं और एहतराम भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो तबसरे तो होते रहते हैं, माजी में भी हुए थे, मगर मुस्लिम लीग के हवाले से जो बात है वो शायद, अब मैं जो ट्विटर चेक कर रहा था तो लोग धड़ाधड़ ये बातें कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह को जो और लीडर ऑफ अपोजिशन को जो एक जमानत मिली है तो शायद फ्रस्ट्रेशन का कहीं शिकार ना हो जाए लंदन मुस्लिम लीग। तो ये एक बहस है जिसमें हिस्सा कोई भी ले सकता है। नहीं तो धामरा साहब, ये लंदन मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या अलग अलग हो गई हैं? ये किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं? नहीं, लोग इस तरह समझते हैं कि लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, तो ये लोगों का ख्याल है, एक बहस है। अच्छा,
चलें, राना सना साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये लोगों का ख्याल है कि कहीं मुस्लिम लीग लंदन इससे उनको कहीं कोई तो इंतशार का शिकार ना हो जाएं। शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली है, लेकिन पीपल्स पार्टी आपकी माजी की इत्तेहादी जमात आप पर तंज कर रही है। मौजूदा दौर में आपके इत्तेहादी हैं या नहीं है, क्या सूरत हाल है राना साहब? देखिए, ये ख्याल जो है ये बहुत पुराना ख्याल है और अब ये ख्याल खाम बन चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने हमेशा मियाँ नवाज शरीफ को अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि उन्हें अपना लीडर तस्लीम किया और उनके फैसलों पे हमेशा उन्होंने जो है वो अमल किया। फैसलों से पहले किसी भी जमात में जो एक राय होती है वो हर किसी का देना जो है वो हक बनता है, वो भी देते हैं, बाकी भी देते हैं। उसके बाद एक पार्टी फैसला करती है और वो फैसला जो है वो मैंने हमेशा ये देखा है कि मियाँ शहबाज शरीफ हमेशा उस फैसले के ऊपर जो है अमल पैरा जो है वो रहे हैं। बाकी जहाँ तक उनकी जमानत का मामला है तो देखिए, इसमें हमने पहले भी कहा है कि जज टू जज जो है वो हर अदालत वेरी करती है। अगर मुल्क में 1000 अदालत है तो उन 1000 अदालतों में जो जज बैठा है वो एक अपने अंदर एक मुकम्मल एक शख्सियत है। और अब मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि बाज़ लोग रिलीफ देते हैं, बाज़ लोग रिलीफ नहीं देते, और ये सारी चीज़ें जो है वकालत और प्रैक्टिस करने वाले लोगों की समझ में जो है वो आने वाली है। तो ये जो मौजूदा बेंच है, मौजूद जजेस इस वक्त जो नैब के केसेस सुन रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बेल ही नहीं दी, उन्होंने ऑलमोस्ट कोई मेरा ख्याल है कि पिछले 3 माह में कुछ 3-4 केसेस ऐसे हैं जिनको मैं आपके सामने करवा भी सकता हूँ कि जिनमें लोग जो है वो बेगुनाह इस अंधे इंतकाम का जो है वो निशाना बन रहे थे, तो उनको जो है वो रिलीफ मिला है। तो इसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिला है, हालांकि इतनी बेबुनियाद एलिगेशन थी उनके ऊपर। यानी उनके दोनों बेटों के मुतल्लक कहा गया कि उनके ऊपर जो भी इल्जाम है उसमें वो भी मुल्ज़म है, और साथ ही उसी फ्रॉम द सेम माउथ ये कहा गया कि वो बेनामीदार हैं, तो असल में जो है वो बेनिफिशरी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ। लेकिन हाँ साहब, खुदा का माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिस तरह वो बेदाम अदालत ने अगर वो बेनामीदार हैं तो फिर उनका कोई कसूर नहीं है, उनको मुल्ज़म क्यों बनाया? और अगर वो मुल्ज़म है तो फिर इनका क्या कसूर है, फिर ये कैसे बेनिफिशरी हुए? तो बहरहाल आज अदालत ने जो है वो उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी और इंशाल्लाह वो चीज़ें फैसले में भी रिफ्लेक्ट होंगी, और अल्लाह ताला ने जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो सुरखरू किया है और उन्हें इंसाफ मिला है। लेकिन सब उसके ऊपर अदालत ने जिस तरह नैब को पाबंद किया है कि मरियम साहिबा को अगर गिरफ्तार करना है तो आपको 10-12 दिन पहले मुत्तला करना होगा, तो माजी में कभी भी इस तरह की अदालती हिदायत की कोई तारीख मिलती है? जी, इसकी एक नहीं, इसकी खुद 10 जो है वो अपना मिसालें मौजूद हैं। आपको तो एक एंकर होने के नाते इतना अनअवेयर नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे पहले कौन कौन से साहब, अगर कोई 1-2 मोटी आप शेयर करें। इससे कोई मेरा ख्याल है कि कोई 1 साल पहले जो है वो बरजीत ताहिर साहब को जो है वो ये रिलीफ मिला था। उससे पहले जो है वो अभी जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा नैब ने पिटीशन दायर की हुई है कि जी जिन केसेस में इसमें तो मेरा ख्याल 2-3 ब्यूरोक्रेट्स हैं कि अदालत के हाई कोर्ट को इस बात से रोका जाए, और ये हाई कोर्ट की कॉम्पिटेंस नहीं है बकौल नैब के कि वो हमें पाबंद करे कि हम किसी को अरेस्ट करने से पहले उसे वारंट ऑफ अरेस्ट से जो है वो आगाह करें। तो ये बाकायदा पिटीशन उनकी सुप्रीम कोर्ट में अभी मेरे समाप्त है। ठीक है, चलें ना साहब, मैं आपकी वापस भी आता हूँ। पीपल्स पार्टी को आप पीडीएम में साथ लेकर चलना चाहते हैं नहीं, इस पर जरा आपसे सवाल करता हूँ। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, ये नैब जिसके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करता है, अदालत में जाता है, आखिर में उसको जमानत ही मिल जाती है, कुछ भी साबित नहीं कर पाता नैब, वो शायद खाकान अब्बासी हों, एहसन इकबाल हों, साद रफीक हों, खुद राना साहब हों, या आप हमजा शहबाज शरीफ, एक लंबी फहरिस्त है। ये कब अपने रेफरेंसेस को नैब साबित कर पाएगा, या फिर ये इंतकामी कार्रवाई के तहत ये केसेस बनाए जाते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़्यादातर केसेस तो आपको पता है कि अगर नून लीग के ख़िलाफ़ केसेस हैं तो वो पीपल्स पार्टी ने बनाया, अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है तो नून लीग ने बनाए। ज़्यादातर केसेस वही हैं। देखिए, नेब का अपना एक तरीक़ाकार है और उस तरीक़ाकार के मुताबिक वो केसेस करता है। फिर ज़ाहिर है अदालतें मौजूद हैं, अदालतें समझती हैं जिसको ज़मानत देनी होती है ज़मानत दे दी जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो केस ख़त्म हो गया। केस अभी ख़त्म नहीं है। ज़ाहिर है रिलीफ देना अदालत का हक़ है, वो दे देती है। ये ज़रूर है कि जब जो अदालत रिलीफ नहीं देती तो कहते जी जज ठीक नहीं है, अदालत ठीक नहीं है, उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। जो दे देती है कहती जी बहुत अच्छा जज था, बहुत अच्छी अदालत थी। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक मेरिट के ऊपर अगर कोई किसी को ज़मानत मिलती है तो मिले, किसी के साथ कोई ज़ाती इश्यूज़ तो नहीं है हमारे। और मैं तो चाहता हूँ कि अपोजिशन गवर्नमेंट साथ मिलकर, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार हैं, अब कोविड के हवाले से आप देखें पूरी दुनिया ग्लोबल रिसेशन से का शिकार है। इसमें मेरे ख़्याल से हमें अपनी सियासत छोड़कर वो सियासत करनी है जिससे हमारा मुल्क बच सके, जिससे हमारे मुल्क की मुश्किलात कम हो सके। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आवाम को परेशानी मिलती है, तो आवाम को परेशानी से निकालने के लिए ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। बाकी केसेस हैं, नेब के केसेस हैं, उनको क्यों सियासत में लाया जाता है? अगर किसी ने करप्शन की है, कोई वो है, तो उसको नेब जाने और वो जाने। देखिए, यहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर किसी पार्टी के किसी लीडर को पकड़ा जाता है तो पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है कि जी ये इंतकामी कार्रवाई है, ये ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल हो ना, जिसने जिसके खिलाफ नेब का किरदार यहाँ पर से इसलिए डिस्कस होता है कि जब मरियम नवाज साहिबा सेनेट इंतखाबात या ज़िमनी इंतखाब में मसरूफ़ होती हैं तो नेब अदालत में जवाब पेश करता है। वो सियासी एक्टिविटीज़ कर रही थी, इसकी वजह से हमने उनको उस वक्त नहीं बुलाया, बाद में बुलाया जाता है। फिर उस पेशी का भी क्या होता है, किस तरह से वो पेशी आगे बढ़ा दी जाती है, वो चीज़ें सबके सामने हैं। तो फिर अगर नेब का इदारा इस तरह से मामलात पर सियासत करेगा तो फिर उसको भी डिस्कस किया जाएगा। नहीं, ज़रूर डिस्कस होना चाहिए, लेकिन नेब खुद मुख्तार इदारा है ना, उस पर अब ये तो नहीं कि गवर्नमेंट उसको कहे कि जी आपने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो खुद मुख्तार है, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है। अगर अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो बिल्कुल जो बातें होती हैं बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो कोई उसका वो नहीं कर रहे। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि हमें बजाय इसके कि पूरी पार्टी एक ढाल बन के खड़ी हो जाए कि जी जो करप्शन के केस है वापस लिया जाए, ये कोई करप्शन नहीं की, भाई इन्वेस्टिगेट करने दें, बल्कि आप हेल्प करें, उसकी इदारे की हेल्प करें कि जी बिल्कुल अगर किसी ने किए करप्शन तो सज़ा होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, जितनी भी पार्टियां हैं वो किसी भी लीडर के ख़िलाफ़ करप्शन के केस हो तो पूरे जुलूस लेकर वहाँ जाया जाता है नेब के अदालत में। आप देखिए क्या होता है, पूरा जलसा, पूरा जुलूस। तो ये किस्म का प्रेशराइज करना होता है इदारों को। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलें, ऐसा जाहिर है आप कहना होना नहीं चाहिए, लेकिन इदारों को भी कोई इशू ही नहीं होता, बिल्कुल गैर जानिबदार रहना चाहिए। शौकत साहब की मैं वापस आता हूँ। बाजी जामरा साहब, ये व्हाट्सएप ग्रुप से तो आपको पीडीएम के आउट कर दिया गया, पीडीएम में आप हैं या पीडीएम से भी खुद को आउट ही समझ रहे हैं? मौलाना साहब ने तो अभी बॉल आपके कोर्ट में डाल दी थी कि अब आपके जवाब का उनको इंतजार है, तो पीपल्स पार्टी कब मौलाना साहब को फिर जवाब देगी? मैं सवाल का जवाब देने से पहले शौकत यूसुफ साहब ने कहा कि ये पुराने केस हैं, इनके एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए हैं, तो चलो मैं इनको नए केस जरा याद दिला देता हूं कि उन केस का क्या मेरिट पे जो है ना वो सुनवाई हो रही है। मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि बीआरटी जो है वो बन चुकी है और बीआरटी रन कर चुकी है और बीआरटी जो है मुकम्मल हो चुकी है। जी हम मानते हैं बीआरटी मुकम्मल हो गई, मगर बीआरटी पे फिर स्टे भी तो खत्म होना चाहिए ना, जो आपकी सूबाई हुकूमत ने लिया हुआ है। स्टे को खत्म कर दें, जब एक मनसूबा कंप्लीट हो गया तो स्टे भी खत्म होना चाहिए। उसके बाद मालम जबा का केस जो है वो भी आप उस छुपे हुए थे उस स्टे के। अब शौकत यूसुफ साहब कहेंगे कि मालम जबा का आपको पता ही नहीं है, चलो उसका पता नहीं है तो इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, एस अकबर केस है, वो आपका पीछा कर रहा है, मगर उस पर भी आप जो है वो अदालतों में इसको रोके हुए हैं काम का। तो ये कमीशन चीनी कमीशन वो भी 7 साल पुराना ही केस है, फॉरेन फंडिंग वाला। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी कह रहे हैं ना खुद मुख्तार है, और इलेक्शन कमीशन किसने लगाया? अभी पहले तो मुकमुकाओं से लगते थे, नेब चेयरमैन भी मुकमुका से लगता था, तो अब जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है वो किस दौर में आए और किसके अपॉइंटी है वो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये तो नए केस है ना, ये आपके दौर के केस है। तो पहले तो कौम को आप ये बता दें कि बीआरटी मंसूबे से स्टे कब खत्म कराएंगे, बिस्मिल्लाह करें, ये बाबरकत महीना है, ये कौम को आप अच्छी खबर दे दें ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। और दूसरी बात आपने पीडीएम के हवाले से, जी
देखिए जवाब हमें ये शौकत साहब रुकिएगा जरा, आपकी तरफ मैं आता हूँ, जरा पॉइंट मुकम्मल कर लें धामरा साहब, फिर राना साहब की तरफ से होता हुआ आपकी तरफ आता हूँ जरा। जी धामरा साहब। अच्छा, दूसरी बात आपने ओके, पीडीएम ठीक के हवाले है, से जो बात की, देखिए हमें ये तवक्को नहीं थी कि मौलाना फजल रहमान इतने बड़े सीनियर सियासतदान वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने अमलन तौर पर एक पार्टी की तरफ झुकाव का इजहार किया है। तो जाहिर है हमने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है, अब हमें व्हाट्सएप ग्रुप से भी खारिज कर दिया गया है, अब हमें नहीं भी बुलाया जा रहा है और हमसे वजाहत भी मांगी जा रही है। तो ये अजीब एक खेल जो है हमसे खेला जा रहा था। धामरा साहब, मौलाना साहब की किस गुफ्तगू पर आपको एतराज है? क्योंकि आप लोग की तोपों का रुख तो इस वक्त एहसान इकबाल साहब और शाहिद खाकान साहब की तरफ है। तो वो जवाब वो दे देना, मौलाना को तो जरूरत नहीं है एक पार्टी के तर्जुमान बनने की ना। हमें हम ये कह रहे हैं कि आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आप रेफरी का किरदार अदा करें, आप सदर हैं पीडीएम के, तो पीडीएम के सदर अगर किसी पार्टी के तर्जुमान बनेंगे तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट ये सूरत हाल पीडीएम के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित ठीक है। तो राना साहब, ये मौलाना साहब का झुकाव आपकी तरफ हो गया है, आपका वो साथ दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को आपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया एहसान इकबाल साहब ने, मौलाना साहब ने तो इनको मौका दिया था कि ये जवाब तो देने कम से कम, उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप से इनके सीनियर मेंबर्स को निकालने की क्या जरूरत थी राना साहब? देखें, इसमें जो है वो छोटी छोटी ये चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी मसलन, और यानी कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो अगर ना होती तो अच्छा होता। मिसाल के तौर पे इसमें जो नोटिस का मामला है उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी ने उसका बहुत ज्यादा जो है वो बुरा मनाया है, जबकि पीडीएम की तरफ से या शाह खाकान अब्बासी साहब की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये नोटिस नहीं है, कि हम आपसे सिर्फ वजाहत चाहते हैं। तो राना साहब, ये वजाहत नहीं होनी चाहिए थी या पीपल्स पार्टी को बुरा नहीं मनाना चाहिए था? क्या मैं समझता हूँ कि दोनों नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आगे आ जाएं, ये व्हाट्सएप ग्रुप का मामला है, नोटिस फाड़ने का मामला है, ये चीजें जो है मैं समझता हूँ अगर ये ना होती तो बेहतर होता। और इसमें एक बुनियादी वजह जो है वो मौलाना साहब का बीमार होना भी बनी है। अगर वो कोई तकरीबन 10 दिन के लिए जो है वो सीन से जो है वो हटे रहे और बीमार रहे, अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत दे, तो अब जब वो रूब सेहत होके तो उन्होंने मामला का चार्ज लिया है, तो कल की उनकी गुफ्तगू में एक आध जुमला जो है वो उसके ऊपर जरूर पीपल्स पार्टी को एतराज है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक मुफाहमत की बात की है। और मियां शहबाज शरीफ साहब भी कल इंशाअल्लाह ताला जो है वो आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। तो राना साहब, एक जानिब मौलाना साहब ने मुफाहमत की बात की और दूसरी जानिब एहसान इकबाल साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया इन लोगों को, तो अब ये पीपल्स पार्टी ग्रुप से तो निकल चुकी है, पीडीएम में मौजूद है या नहीं आपकी नजर? नहीं, वो देखे ना, वो इस्तीफों वाली बात भी तो है ना, उन्होंने इस बात को इस्तीफों का जवाब बनाया है और इस्तीफे जो है वो नोटिस का जवाब बने, यदि ये इंटरलिंक हो गई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जी, कि जो स्ट्रगल अवाम के हक के हाकमियत के लिए और वोट की इज्जत या एक शफाफ इलेक्शन के लिए और किसी किस्म की जो गैर सियासी मुदाखलत है उसको रोकने के लिए जो जदोजहद है, उससे ना पीपल्स पार्टी अकेले पीछे हटेगी, ना हमारे साथ, और ना ही पीडीएम की दूसरी 9 जमातें जो पीछे हटेगी। ये जदोजहद जो है ये बिल्कुल जारी रहेगी और इसके ऊपर आप कतन तो राना साहब उस जिद्दोजहद के साथ क्या ये आपस के इख्तिलाफात और ओहदों पर ये लड़ाई भी चलती रहेगी? राना साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जरा, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि पीडीएम को आगे मुफाहमत के साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन राना साहब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप तो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन चौधरी मंजूर साहब ने आज जो ट्वीट किए हैं उसमें उन्होंने वजाहत आपसे मांगी कि जुबैर साहब ने जो मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, वो उसमें किस डील पर बात हुई थी, फिर उसके बाद ज़ाहिर है जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत, हमजा शहबाज साहब की ज़मानत, वो कह रहे हैं कि आप बताएं ये चीज़ें लोगों को, वरना फिर हम मंजर-ए-आम पर ले आएंगे ये चीज़ें। वो कौन सी चीज़ें हैं जो चौधरी मंजूर साहब मंजर-ए-आम पर लाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल चौधरी मंजूर साहब जो है वो बैठे हैं हमारे साथ, हम बिल्कुल हर चीज़ की जो है वो वजाहत करने को तैयार हैं और ऐसा ही होना चाहिए। अगर उनके ज़हनों में कोई सवाल उठता है तो उसकी हमें वजाहत करनी चाहिए, और हमारे ज़हनों में जो सवाल उठा है वो बाप के वोट लेने का, उसकी उन्हें वजाहत करनी चाहिए। और इस बात का बुरा मनाना नहीं चाहिए कि अगर किसी ने
वजाहत मांगी है। जो आदमी आपके साथ चल रहा है, अगर उसे किसी मरहले के ऊपर कोई थोड़ा बहुत उसे डिससेटिस्फेक्शन होती है, तो अगर आप उसको मुतमईन नहीं करेंगे, वो आपके साथ कैसे चलेगा? तो इसमें मैं तो नहीं समझता कि हमें चौधरी मंजूर साहब को कहना चाहिए कि जी आपने हमें नोटिस दे दिया है तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह से तो बात बनेगी नहीं। बिल्कुल चौधरी मंजूर साहब को जो भी उनका सवाल है हमें उसका जवाब देना चाहिए, और जो हमारा सवाल है उसका जवाब जो है वो उनको देना चाहिए। इसी तरह से जो है वो आप अपना सफर जो है वो जारी रख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है चलें, आपने तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियां शहबाज साहब जो कल से इंशाल्लाह ताला ज्वाइन करेंगे, तो ये मामला जो है ये कोई सही रुख इख्तियार करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, अब धामरा साहब के जहन में भी जो सवालात हैं वो भी उनसे जानेंगे, लेकिन शौकत साहब रिस्पॉन्ड आप करना चाह रहे थे कुछ धामरा साहब की गुफ्तगू पर, जरा आप भी अपना पॉइंट बता दीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था, देखिए पहली बात ये जो बार बार ये बीआरटी के पीछे पड़े होते हैं ना कि जी सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया है। पहली बात ये है कि बीआरटी हम चाहते थे कि बीआरटी को मुकम्मल करें। आपको पता है सर्विस शुरू हो चुकी है, 2 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ाना उसके अंदर सफ़र कर रहे हैं। अब उसके साथ जुड़ी हुई जो है वो कमर्शियल प्लाजे हैं और डेपोज हैं, वो बन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये बन जाएँ, क्योंकि ये करप्शन वरप्शन के केस नहीं है, सिर्फ एक इसके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही थी कि इसको रोक दिया जाए। वो हमने सुप्रीम कोर्ट से हमारा हक था, हमने स्टे लिया सिर्फ कि हम काम करना चाहते हैं। हम काम कर दिया, अल्लाह के फजल से बस चल गई। ये चाहते थे कि इसको यहीं पे रोक दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंक्वायरी शुरू होती तो कोई फ़ाइल को हाथ भी ना लगाता। तो इसलिए हम अपने इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। इसके बाद हम तो कहते हैं कि जी आए, बिल्कुल आए, बताएं तो सही ना करप्शन कहाँ हुई है। सिर्फ करप्शन करप्शन और मलम जमा की इन्होंने बात की, ये पहले भी नाराज़ हो गए थे मुझसे। हर टॉक शो में ये मलम जबा की बात करते हैं। मैं इनसे यही पूछता हूँ कि जी मलम जबा में क्या हुआ है, तो ये नाराज़ हो जाते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ बता देना कि मलम जबा में ये करप्शन हुई है। बस सिर्फ नाम सुना है अटक से पार लोगों ने, बस जो भी आता है टॉक शो में बस उनके जी मलम जबा केस है। तो मलम जबा केस है क्या आखिर? इसी तरह बीआरटी में कौन सी जगह करप्शन हुई है? हम तैयार हैं, हम तो कोई भागने वाली चीज़ तो है नहीं। और देखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया है ना हमने। लेकिन शौकत साहब, हमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया, हमारा हक कोई गैर कानूनी काम आपने नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। फिर ये नौशहरा में नशिस्त कैसे हार गए फिर आप लोग? ये पीडीएम ने इत्तेहाद किया, आपको शिकस्त दे दी आपके होम ग्राउंड में। देखिए ये देखें ये जो है ना, अगर आप ये पूछते हैं तो सिर्फ ये भी पूछें साहब कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सीट थी वो कैसे जीत ली यहाँ कौमी असम्बली की। अब ये भी तो साथ बात करें ना, कुरम की जो सीट थी हमने उसी टाइम पे जो वो तो आपने ऐसे जीती कि हुकूमत आपकी है, हमारे तौर पर ज़िमनी इंतखाब लेकिन वो ज़ाहिर करती है सुबह। नहीं, देखिए इस तरह नहीं होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी जो सीट होती है वही मिलती है। यहाँ पे मसला क्या हुआ था आपको पता है सारा। 2 भाइयों के बीच में जो इख्तलाफ आया वो इस हद तक आया कि उसने पार्टी को नुकसान दिया। लेकिन बहरहाल वो हमारा अपना अंदरूनी मामला था और है, वो तो सबको पता है। लेकिन आप ये देखें कि कुरम की वो सीट सद्दा की जो सारी ज़िंदगी जेयूआई जीतती रही है, वो कितनी भारी अक्सरियत से हम जीते हैं कि वो 3रे नंबर पे जेयूआई आई है। उसका जो क्या है 2nd नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार आया है। तो ये भी आप देखें। दूसरा देखें, आप जो ये बार बार पूछ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से फ़लाँ को निकाल दिया, फ़लाँ को निकाल दिया। देखें ये अगर आपने अर्तुल ड्रामा देखा हो ना, अर्तुल गाजी वाला ड्रामा देखा हो, तो उसमें आपने वो जो जज्बाती कैरेक्टर होता है ना, वो आप देखें ना, बगैर सोचे समझे मैं ये कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मसला ये था कि लीडरशिप का तो फुकदान है, दोनों तरफ यंग लीडरशिप है। अब ज़ाहिर जज्बाती लीडरशिप है, तो कभी वो कहते हैं जी हुकूमत को गिराते हैं, कभी कहते हैं वो इसको ख़त्म करते हैं। तो वो तो जज्बाती बयानात है जिसके नतीजा यही निकला जो अब आपके सामने है। ये अर्तुगरल का क्या कनेक्शन आपने जोड़ा? क्योंकि उस वक्त तो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हुआ करता था। ये जो मिसाल आपने दी, नहीं कर रहा उसमें मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ जो जज्बाती कैरेक्टर होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कितना नुकसान देता है अपने पूरी फैमिली को, जिसमें पूरे फैमिलीज, पूरे ख़ानदान, पूरे। इसमें कौन है जज्बाती कैरेक्टर? मैं उसकी बात कर रहा था कि ये जो है ना इन्होंने जी इसमें जज्बाती कैरेक्टर आप किसको, शाहिद खाकान साहब को या ऐसा इकबाल साहब को? वज़ीर आज़म इमरान खान। नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो यंग लीडरशिप है, जिस तरह धामरा साहब ने लुकमा दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान है जज्बाती है। मैं नहीं, इमरान खान जज्बाती नहीं है। इमरान खान जो है ना वो अपना जो मंजिल मकसूद होती है ना, वहाँ पहुँचने के लिए वो रास्ते ज़रूर बदल जाते हैं।
तरीकाकार बदल जाता है, लेकिन मंजिल वो नहीं छोड़ते हैं। वो आप देखें और आप और वादे भी भूल जाते हैं, देख लें शौकत साहब, मुआहदे भी भूल जाते हैं। तो क्रिकेट के ज़माने से देख लें, मुआहदे और वादे भी भूल जाते हैं। जिस तरह आज टीएलपी पर पाबंदी लगा दी उन्होंने, टीएलपी के साथ मुआहदा किया था और आज उस पर पाबंदी लगा दी। कितनी मादी में प्यारी तंजीम। देखिए पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। जो भी है पाकिस्तान के लिए सोचें, वो पाकिस्तानी है, उनका जो कुछ है पाकिस्तान में है। उनके बारे में भी कहेंगे ना, वो उस पैरामीटर में आप देखें उससे बाहर नहीं है ना। तो उसके बारे में आज तक कोई भी, ये जो मेरे भाई बैठे हैं, ये भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि जी इनका बाहर कोई एसेट्स है। देखिए उसने जो कुछ एसेट कमाया सबको पता है, सबको पता है। शौकत साहब, पाकिस्तान के लिए तो सोचें, लेकिन पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर बना था। और फिर अगर नामूस रिसालत के लिए कोई एहतजाज हो रहा है, कोई तंजीम एहतजाज करिए, माजी में आप उसके साथ मुआहदा भी कर चुके हैं, तो फिर उस मुआहदे की पासदारी भी आप पर लाजिम थी। आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब दामरा साहब, वही सियासी गुफ्तगू की तरफ ही चलते हैं। अब ये पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से आपको निकाल दिया गया। एक तरफ मौलाना साहब इफ़ाम व तफ़हीम से चलने की बात कर रहे हैं। राना साहब ने भी कहा कि मामलात को अब शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपको वाकई ये लग रहा है? लेकिन ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं शाजिया मरी साहिबा के, चौधरी मंजूर साहब के, ये तो फिर हालात में मजीद खराबी पैदा करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों पार्टियों की जानिब से इस तरह के, और ये शुरू तब हुए जब ये अचानक जो लॉन्ग मार्च खत्म किया गया और इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से जोड़ा गया। उसके बाद जाहिर है पीपल्स पार्टी ने जब एतराज किया और सीसी के इजलास का कहा, तो उसमें एक ट्वीट आना शुरू हुए, और वो कम से कम मेरी पार्टी की जानिब से नहीं थे, राना साहब की पार्टी की जानिब से थे। मगर अभी जो राना साहब ने गुफ्तगू की बड़ी पॉजिटिव की है, मैं इनसे एग्री करता हूँ। और मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई है और वो बाहर आएंगे और अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है नेशनल असेंबली में। तो उम्मीद तो यही है कि हमारा हज़ब जो है वो मौजूदा नाअहल और करप्ट हुक्मरान है, उसके खिलाफ हमारी जदोजहद होगी, वो चाहे पीडीएम के प्लेटफार्म से हो या पीडीएम के प्लेटफार्म के बाहर। अभी मेरे भाई शौकत साहब को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। लेकिन कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले की बात है, बिलावल साहब ने कहा था कि हमजा शहबाज साहब से और शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात आगे करना चाहते हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब के आने से पहले ही आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया, तो कहीं इसमें तो कहीं कोई आपको साजिश नहीं नजर आ रही है? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो जिक्र किया वो इसलिए किया, और अगर हम उम्मीद रख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने से ये सारी चीजें अगर कवर अप हो जाती हैं, तो कम से कम मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। और दूसरी बात, अभी शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि एक जज्बाती कैरेक्टर इस मुल्क में एक ही है, वो है इमरान खान साहब। बड़ी जज्बाती तकरीरें कंटेनर वाली थी। अब क्या हो रहा है? अभी जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बैन का पूछा, माजी में कितनी प्यारी तंजीम थी, वो कितने डिफेंस करते थे इनके जो वजीर दाखिला है मौजूदा। आज ये रोजे की कसम खा के कहते हैं कि उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जितने भी एज ए हुक्मरान झूठ पाकिस्तान की तारीख में या यूटर्न्स हैं, वो मौजूदा हुकूमत के खाते में जाते हैं, उसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बीआरटी के हवाले से जो कास्ट आपकी बढ़ी है ना, आपको खतरा वो है यूसुफजई साहब, आपको ये नहीं था कि साजिश हो रही थी, और वो साजिश कौन कर रहा था आपके सूबे में? ये चीफ मिनिस्टर परवेज खट्टक साहब का मंसूबा है, और मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से जो सीएम इंस्पेक्शन टीम थी उसने क्या रिपोर्ट दी थी? तो साजिश तो आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कर रहे थे। इसमें हमने क्या कसूर किया? और कास्ट बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए आपको खतरा है कि जिस दिन ये स्टे खत्म हुआ, और नेब तो आपके खिलाफ उठेगी नहीं बेचारी, वो तो आपका हिस्सा है, मगर और भी इदारे उठ सकते हैं, अदालत उठ सकती है। तो मेरे ख्याल में ये कौम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश ना की जाए। अब आप मालूम जबा का पूछते हैं कि हमें पता नहीं है। आपने मुझे चैलेंज किया था, मैं जब बीआरटी पे आया था, फिर आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि जी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होगी। तो इसलिए पूरी कौम को पता है आपका। मैंने तो एस अकबर खान का भी कहा कि आप इतने बड़े क्रेडिबल हैं, आपने करप्शन नहीं किए, आपने 23 अकाउंट नहीं छुपाए, तो आप जाए ना, एतराज क्यों करते हैं? उसको कहें कि जी हम मुकाबला करते हैं। और जहांगीर तरीन साहब आपकी पार्टी का हिस्सा थे, उसके जहाज ने लोगों को खरीद कर करके आजाद अभी हैं धामरा साहब, अभी जहांगीर तरीन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं है। मैंने कहा कि इनका हिस्सा है, इसलिए तो मैंने कोट कर रहा हूँ ना, मैं उनको आपने कहा उन्हीं के जहाज पे आजाद अराकीन के ताउन से बनने वाली हुकूमत को करप्शन कहते थे एक शख्स जिसका नाम इमरान अहमद नियाजी है, जो यूसुफजई साहब के लीडर है। तो अभी वो जहाज वापसी आ रहा है, उलट के आ रहा है। अब लैंडिंग जो खत्म हो चुकी, अब फिर वो परवाज कर रहा है। अब उसमें वही मुसाफिर हैं
जो पीटीआई के ऊपर सवाल कर रहे हैं। सही। तो मेरे ख्याल में ये सारा जज्बाती कैरेक्टर जो है वो आपका था। आपने इतनी बड़ी बातें की हैं। आप कितना खतरा है इस सवारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? शौकत यूसुफजई साहब, अब ये जहांगीर तरीन साहब के हम ख्याल लोग, तादाद इनकी 50 से ज़्यादा है। अगर वो पंजाब असम्बली के बारे में कोई फैसला करते हैं तो वहाँ आपकी हुकूमत गिरती है, और विफाक के बारे में करते हैं तो वहाँ आपकी हुकूमत गिरती है। कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त ये सूरत हाल आपके लिए? देखिए, मेरे ख्याल से ये क्रेडिट तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है ना, कि वो जब शुगर के हवाले से इंक्वायरी की बात आई तो उन्होंने किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली, और वो अभी तक कोई रुकावट नहीं डाल रहे। इसके बावजूद कि आपको पता है कि हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात हो सकती है, लेकिन ये तो क्रेडिट देना चाहिए ना कि वज़ीर-ए-आज़म होते हुए भी उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त, उसके बारे में भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर इल्ज़ाम लगाए तो साबित करे और अपना दिफा करे। लेकिन ये अब अजीब बात है कि अगर इंक्वायरी हो रही है उनके खिलाफ, मेरे ख्याल से अब तो प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मुसलसल बिगड़ रही है। पाकिस्तान में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में 135 अमवात हो चुकी हैं, जो गुज़िश्ता साल जून के बाद एक रोज़ में रिपोर्ट होने वाली अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। और अब साथ ही रमज़ान उल मुबारक भी ज़ाहिर शुरू हो चुका है, जिसके बायस नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मजीद पाबंदियों को सख्त कर दिया है। NCOC के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब मुल्क भर में बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इफ्तार से रात 12 बजे तक बाहर खाना खाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि खाने पीने की अशिया की पार्सल ले जाने की इजाज़त ज़रूर होगी। NCOC का कहना है कि बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते और इतवार यानी 2 रोज़ बंद रहेगी, और इसका इतलाक भी 25 अप्रैल तक होगा। और मजीद फैसले के लिए 20 अप्रैल को इजलास होगा, जिसमें सूरत हाल का जायज़ा लेकर आइंदा की हिकमत अमली बनाई जाएगी। और NCOC ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएगी, जबकि रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ अपने सिस्टम को जारी रखेगा। और रमज़ान उल मुबारक में रश को कम करने के लिए इजाफी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जबकि तरावी का एहतमाम और हवादार जगह पर किया जाएगा। और मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया, मस्जिद इंतज़ामिया के ताउन से इन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश करेगी। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में समाजी, सियासी और खेल हर किस्म की इनडोर और आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी। और असद उमर की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, इसमें यह फैसला भी किया गया कि NCOC का जायज़ा इजलास 10 रमज़ान को होगा, और 10-10 दिन के फ़र्क से फिर रमज़ान मुबारक की मज़ीद स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, कितनी लोगों को एहतियात की ज़रूरत है, NCOC को मज़ीद कितना सख्त करना पड़ेगा इन पाबंदियों को कि ये अमवात की तादाद और पॉजिटिव केसेस की तादाद कम हो सके, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये NCOC का एलामिया भी आ गया, इधर सिंध और पंजाब गवर्नमेंट्स भी अपने अपने तौर पर बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये अमवात की तादाद मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। कल 118, आज 135, इस सिलसिले को कैसे रोका जाए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, खाली एलानिया करने से, उसको नशर करने से तो कुछ नहीं होगा। इन एलानियों पे अमल दरामद ज़रूरी होगा, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। अभी तो हर रमज़ान का पहला दिन था, समोसे, पकौड़े, दही बल्लू की दुकान पे उसी तरह ही हजूम देखे, और सबसे बड़ा हमने तूफ़ान बदतमीज़ी देखा जो पूरा मुल्क की जाम रहा। और उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड्स देखे, जिसमें पुलिस और मतलब फ़िज़िकली गुत्थम गुत्था होते नज़र आए। तो ऑब्वियसली ये तो ट्रांसमिशन के लिए अच्छा नहीं है, जबकि इतनी बीमारी बढ़ चुकी है कि हर चौथा आदमी आपका लेके फिर रहा है वायरस को, और वो भी वायरस की वो फॉर्म जो कि बहुत ईजीली एक इंसान से दूसरे को लग जाती है, यानी B117 की जो वेरिएशंस और म्यूटेशंस आई हैं, जिसकी वजह से ये वायरस बच्चों में भी इफेक्ट कर रही है और बड़ों को तकरीबन दुगना इसका फैलाव हो गया है। तो इसलिए जब देखें, हम चाहे कुछ भी ऐलानात होते रहे हुकूमत की तरफ से, जब तक अपनी ज़िंदगी को हम नहीं बदलेंगे और अपनी ख्वाहिशात ये रमज़ान हम समोसे पकौड़ों के बगैर नहीं करना चाहेंगे, सादगी से नहीं करना चाहेंगे, जो कि हमारी सुन्नत रसूल है। कोई समोसे या पकौड़ों से रमज़ान का रोज़ा खोलने का कोई ना तो कोई रूहानी फ़ायदा है, ना कोई जिस्मानी फ़ायदा, बल्कि नुकसानात बेइंतहा हैं। इसलिए सादगी से अगर अपने घर पे हम खजूर और रात का खाना खा लें, यही कंसेप्ट है, और सुबह नाश्ता जो है वो कर लें सहर के वक़्त, तो ये देखें बहुत चीज़ों से हम बच जाएंगे।
तो असल में तो चीज़ ये है कि अवाम की जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इवन कर्फ्यू भी लगा दें तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हमारे आई डोंट थिंक कि कोई हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म इंटैक्ट है कि हम चीज़ों पे अमल दरामद कर लें। आपको पता है कि ट्रांसपोर्टर्स किसकी सुन रहे हैं, वो उसी तरह ही लटक रहे होते हैं, लोग आज भी लटक रहे थे। सही। और डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है ये तो रिवायत पर चलने वाली कौम है, भी ये रमज़ान की जो रिवायात हैं उस पर ये कौम चलती रहेगी, हुकूमती रेट हमें कहीं नज़र नहीं आएगी, लेकिन अब हमें रिलाय किस पर करना है कि इन SOPs को सख्त करके लॉकडाउन पर रिलाय करना है, या फिर अब चूंकि वैक्सीन आ चुकी है, असद उमर साहब ये फरमा चुके हैं कि ईद के बाद वो वैक्सीन भी सबके लिए दस्तियाब होगी, अब वो कितनी तादाद में आती है ये तो ज़ाहिर ईद के बाद ये पता चलेगा, वैक्सीन पर रिलाय करें या फिर लॉकडाउन पर ज़्यादा हमें रिलाय करना पड़ेगा? ये जो बहुत एक अंधेरी रात है, बड़ी भयानक रात है, जिसमें कुछ 40 लाख के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं दुनिया में। तो इसमें जो एक उम्मीद की किरण इस अंधेरी रात में, लाशों से भरपूर रात में जो नज़र आ रही है हमें, वो इफ़ेक्टिव और सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नज़र आ रही है। और ये सिर्फ हमें तो मुल्क का सोचना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक हमारे विजन ग्लोबल नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा। जब तक दुनिया में हम 75% आबादी, चाहे वो अमीर मुल्कों की या गरीब मुल्कों की है, इनको वैक्सीनेट एक्टिवली नहीं करते थे, ये ट्रांसमिशन की आउटब्रेक्स होती रहेंगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त वैक्सीन डिप्लोमेसी और कोवैक्स को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, ताकि हम रमज़ान का वेट ना करें। हमने जामिया अशरफिया में खुद मौलाना फजल रहीम साहब जो उनके मोतमिद हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई, बातें भी हुई, उनसे रिटन फतवा लिया गया कि वैक्सीन लगाने से रोज़ा नरगिज़ नहीं टूटता, ना PCR टेस्ट कराने से, ना ब्लड देने से। इसीलिए हम अपने ट्रायल्स तो कंटिन्यू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने बहुत लोगों को, 50 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया ड्यूरिंग रमज़ान। तो ये कोई रमज़ान का रोज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन आई थिंक लोगों की जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमें रोज़ों का, रमज़ान का वेट करना चाहिए। हमें ऑल एफर्ट्स शुड बी ऑन वैक्सीनेटिंग 15.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में। जिस स्पीड पे हम लगे हैं, ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये तो 8-10 साल की कहानी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए 15.5 करोड़ वैक्सीन्स भी तो होनी चाहिए। क्या इस वक्त हुकूमत आपको इस पोजीशन में दिखाई दे रही है कि वो ये टारगेट आने वाले चंद माह में, या अगर मोहताद अंदाजे के मुताबिक चंद साल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाए, तो ये अगले 2-3 सालों में भी आपको ऐसा होता दिखाई दे रहा है? देखें, जैसे मैंने कहा कि ये अमीर मुल्कों की कमज़ोरी है और उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। दे नीड टू थिंक ग्लोबल रादर दैन नेशनलिस्टिक अप्रोच उनकी नहीं होनी चाहिए। चाहे UK ने इस वक्त 60% अपने आबादी को कर लिया है, लेकिन जब पाकिस्तानी को UK में जाएगा तो फिर आउटब्रेक होगी, और ये उनको भी पता है। और इसी वजह से कोवैक्स बनाई गई, कोई हम पे एहसान नहीं किया गया। तो हमें वैक्सीन डिप्लोमेसी को एक्टिव करना चाहिए, तमाम एम्बेसडर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और तमाम मुल्कों के साथ हमें ये रवाबत इमरजेंसी की बेस पे करना चाहिए। देखें, इस पेंडेमिक में या आने वाले 10, 15, 20, 50 साल में भी कोई लोग मिसाइलों से नहीं मरने वाले, इसलिए मिसाइलों पे हमें खर्चने के इतने पैसे ज़रूरी नहीं है। अगर हमने अपने लोगों को ही बचाना है तो ये तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और वायरसेस से मरेंगे आइंदा भी ये पेंडेमिक्स प्रेडिक्टेड हैं। इसलिए हमें हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बजट भी ज़्यादा कर रखना है। तो और डॉक्टर साहब, अब तो ये अभी 1-1.5 माह बाद बजट आने भी वाला है, ये तजावीज़ क्या आपकी ये गवर्नमेंट तक ये पहुंची हैं? कोई डिस्कशन किसी गवर्नमेंट के लोगों से आप लोग की हुई है? NCOC में आप लोगों ने इस चीज़ को शेयर किया? क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं सीरियसली सोचेगी तो फिर आप और हम जितनी भी बात कर लें, जितना भी सोच लें, रिजल्ट तो वही आना है जो जिस तरह आज आया, 135 लोग अपनी जान से चले गए। सर ये कहें, आप और मैं तो जो कर सकते हैं ये अभी इस वक्त कर रहे हैं ना, और यही चीज़ मेरा ख्याल है सब चैनल्स को भी करनी चाहिए और सब डॉक्टर्स को भी करनी चाहिए। बाकी डेफिनेटली हमने ये चीज़ें कहीं जहाँ जहाँ पे हमारी इस्तात है हम वहाँ पे पहुँचाते हैं, और इंशाल्लाह पे अमल दरामद होगा। आई एम श्योर कि इस दफ़ा हेल्थ का बजट कम से कम डबल हो चुका होगा, चाहे वो कहीं से भी लिया जाए। इस वक्त आग लगी हुई है। हमने मकसद क्या है हुकूमतों का? मकसद ये है अपने अवाम को की ज़िंदगी बचाना। तो ज़िंदगी इस वक्त किस चीज़ से बचनी है? आपको और मुझे पता है, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, वो इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बचनी है। तो वो 2 किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप ख़रीदें वैक्सीन जल्द से जल्द, और दूसरा ये है कि जो कोवैक्स और बाकी अमीर मुल्कों के ज़रिए सफारती तल्लुकात इस्तेमाल करके उनसे और कुछ ना मांगे, ना जहाज़ मांगे, ना वेरी जाज मांगे, आप उनसे वैक्सीन में इन्वॉल्व करें। और आई एम श्योर कि ये उनकी भी ज़रूरत है। जब पाकिस्तान में ये डिज़ीज़ पीछे रह जाएगी
तो आउटब्रेक्स होती रहेंगी। इसलिए ये ग्लोबली हमें इसको एरेडिकेट करना है डिजीज को, और मेरा ख्याल है जो रे ऑफ होप हमें नजर आ रही है वो इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आ रही है। ऑल आइज एंड ऑल एफर्ट शुड बी देयर, बिकॉज ऑन द अदर फ्रंट्स एसओपीज के इंप्लीमेंटेशन पे वी आर फेलिंग मिजरेबली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद थे और कह रहे थे कि आइंदा आने वाले गवर्नमेंट को हेल्थ का बजट डबल करना होगा ताकि ये वैक्सीन खरीदी जा सकें, और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि हुकूमत इस बारे में कोई अच्छी खबर अपनी आवाम को देगी। और एक अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से भी आई है। 18 साल बाद वो हो गया है जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस शायद उम्मीद ही छोड़ चुके थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वो कर दिखाया जो पौने 4 साल से दुनिया में कोई दूसरा बैट्समैन नहीं कर सका था। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़कर पहली पोजीशन हासिल कर ली है। बाबर आजम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज का इख्तिताम दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन की हैसियत से किया है। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज स्टार्ट होने से पहले आईसीसी रैंकिंग में भारत के कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान के बाबर आजम के दरमियान सिर्फ 20 पॉइंट्स का फासला था। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस में 228 रन बनाए और 28 पॉइंट्स लेकर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम से पहले इंडियन कैप्टन विराट कोहली वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन थे और एक तवील अरसे तक वो नंबर 1 रहे। विराट कोहली अक्टूबर 2017 से इसी रैंक पर मौजूद थे। वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने वाले बाबर आजम T20 की वर्ल्ड रैंकिंग में इस वक्त 3रे नंबर पर और टेस्ट रैंकिंग में 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। और बाबर आजम के बाद से विराट कोहली दुनिया के वो वाहिद बैट्समैन हैं जो इस वक्त फॉर्मेट्स की आलमी दर्जाबंदी में इब्तिदाई 6 बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल हैं। और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में बाबर आजम वो चौथे पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए जो नंबर 1 बनने का एजाज हासिल कर चुके हैं। इससे पहले सिर्फ जहीर अब्बास ने वर्ल्ड कप 1983 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 103 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने पर आलमी दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल की थी। फिर उनके बाद जावेद मियांदाद ने वर्ल्ड कप 1987 में श्रीलंका के खिलाफ 103 रन बनाए और यह एजाज हासिल किया। और 18 साल पहले मोहम्मद यूसुफ ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में 60 रन की इनिंग खेलकर आईसीसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी। तो बाबर आजम को हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो इसी तरह से शानदार खेलते रहें और आज भी उन्होंने सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया और मुस्तकबिल में भी इसी तरह से फतुहात में अपना किरदार अदा करते रहें। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।